मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर के जिस तरह के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं वे बहुत ही दुखद हैं। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ तक कि बलात्कार तक की घटनाएं हुई हैं। एक महिला ने न्यायालय में जाके सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत अपना बयान कलमबद्ध कराया है कि अमुक व्यक्ति ने, जो वहाँ का एक स्थानीय दबंग नेता है, जो बंगाल के रूलिंग पार्टी का नेता है, जो तृणमूल कांग्रेस के नाम से वहाँ पार्टी 2012 के बाद से शासन संभाल रही है। सीपीएम को हराने के बाद, सीपीएम के 34 वर्षों के शासन की समाप्ति के बाद उसका जो नेता है, और उसने काफ़ी संपदा इकट्ठी कर ली है देखते देखते, उस पर यह आरोप लगे हैं कि उसने उस महिला के साथ बलात्कार किया है। बहुत ही घिनौना काम उस महिला ने जो कुछ कहा है उससे बिल्कुल लगता है, और कोई महिला झूठ क्यों बोलेगी। उसने एक लंबा सा घूंघट काट रखा था और कहा कि बुरा काम किया, और अगर किसी ने कहा कि क्या, तो उसने कहा आप क्या बताएं। स्वाभाविक सी बात है कि लज्जाशील औरत खुलेआम कोई चीज़ इस तरह की तो नहीं कह सकती जैसे हम और आप पुरुष के रूप में बात कह रहे हैं। इसका दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये रहा है कि उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर आरोप है दुर्व्यवहार के और बलात्कार के भी, लेकिन वो जो नेता है, वो जो बड़ा नेता है, उसका शेख शाहजहां करके वो नाम है, वो फरार है। और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। और ये पता चला कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शिकायत निवारण शिविर, संदेश खाली एक गांव भी है और ब्लॉक भी है, संदेश खाली 1 और 2, तो संदेश खाली 1 में उस दबंग व्यक्ति, दबंग नेता का एक तरीके का शासन है, तो एक जन शिकायत निवारण शिविर बंगाल सरकार ने लगाया। और उसमें ज्ञात हुआ कि इस नेता, उसके गुर्गों ने बड़े पैमाने पर जमीनों को हथिया लिया है। जो निजी ज़मीनें हैं, जहाँ पे चूँकि वो समुद्र से घिरा हुआ एक तरह से टापू है संदेश खाली, तो जो निजी ज़मीनें हैं वहाँ पर प्रॉन की खेती होती है, झींगा मछली की खेती होती है। चूँकि जो समुद्री पानी है उसमें आ जाता है, और समुद्री पानी खारा होता है, और झींगा मछली, आप में से जो वो खाते होंगे उनको पता होगा कि वो खारे मछली खारे पानी में पैदा होती है, मतलब उसका ब्रीडिंग होता है, उसको भेरी कहा जाता है। तो उसने तमाम भेरियों को इस नाम पे कि हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, कह सकते हैं कि मनी बटाई जिसको कहा जाता है, और कब्जा कर लिया, और देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्वाभाविक है कि अगर लैंड ग्रैबिंग हुई है तो बड़ी भयानक चीज़ है। तो ये जन शिकायत शिविर में जो शिकायतें आ रही हैं वो मोटे तौर पर इससे संबंधित भी हैं, जो बलात्कार और दुर्भावना उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में भी है, और यह भी है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें लूट मची हुई है। ये जो स्थानीय नेतागण हैं उसमें अपना कट लेते हैं। बहुत पहले हम लोगों ने नाम सुना था कि बंगाल में सिंडिकेट काम करता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव सभाओं में बड़े जोर शोर से मामला उठाया था, उन तक खबर रही होगी। लेकिन इस पूरे कैकोफोनी में, इस पूरे शोर शराबे में जो विभिन्न पार्टियां भी उठा रही हैं, जैसे सीपीएम के जो पूर्व एमएलए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सीपीएम ने जाने का प्रयास किया, नहीं जाने दिया गया। कांग्रेसियों ने भी जाने का प्रयास किया, नहीं जाने दिया गया, हालांकि वो इंडिया गठबंधन में है। और बीजेपी ने बड़े पैमाने पर वहाँ जाने का प्रयास किया। लोगों से मिलना भी चाहिए, अपोजिशन पार्टी का काम है, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया गया। और यहाँ तक हुआ कि जो अपोजिशन के, यानी जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, वो वहाँ अपोजिशन है, उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनको हाई कोर्ट कलकत्ता में भी जाना पड़ा, और वहाँ से कहा गया कि आप जाइए। और जब वो जाने लगे तो कहीं पर रोका गया, और एक सिख आईपीएस ऑफिसर ने रोका था, और बात आई है कि उस सिख आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने खालिस्तानी कह दिया। यानी नहीं कह सकते कि प्रशासन हो चाहे
अपोजिशन पार्टीज़ हों, उन दोनों का जो कंडक्ट है वो बहुत स्वागत योग्य नहीं है। लेकिन यह भी हुआ है, जो मैंने कैकोफोनी कहा, यह भी हुआ है कि इस पूरे मामले में अब मणिपुर को लोग भूल गए हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से हुआ उसको लोग भूल गए हैं। लेकिन संदेश खाली, चूंकि अब चुनावी मुद्दा बनने की राह पे है, अभी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उसको भुला पाना भी आसान नहीं रहेगा। तो हुआ क्या है कि जो SC/ST कमीशन है, मतलब SC कमीशन अलग है, ST कमीशन अलग है, इनके भी लोग पहुँचे, चूँकि जो परिवार इसमें मतलब पीड़ित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी हैं, तो ये भी पहुँचे और कहा कि साहब वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब SC/ST के लोग मणिपुर में पहुँचे नहीं थे, ऐसी जो खबरें हैं वह बहुत तरह के सवाल पैदा करती हैं कि वहाँ पर भी जो कुकी लोग हैं वो ST कम्युनिटी में आते हैं, आप वहाँ पर नहीं पहुँचे और आपने उसे महत्वपूर्ण नहीं माना। दूसरा जो महिला आयोग है, केंद्रीय महिला आयोग, ये भी पहुँचा और जो महिलाओं का वहाँ पहुँचना भी चाहिए, लेकिन मणिपुर में नहीं पहुँचा। और इसने भी कहा कि बिल्कुल विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मोटे तौर पर उसने भी सेंट्रल इंटरवेंशन की बात कही। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी नोटिस दिया है पदाधिकारियों को और कहा कि तुम लोगों ने बड़ा भारी गलत काम किया हुआ है, इस तरह से अभी तक उसको पकड़ा नहीं है। और मणिपुर को भूल गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पर क्या किया आज तक कुछ किसी को पता नहीं है। तो मेरा इसलिए मणिपुर का मैं उल्लेख बार बार कर रहा हूँ कि चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न या निरपराधों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं कहीं भी घटे, संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को निश्चित तौर से इरिस्पेक्टिव कि किस पार्टी की सरकार वहाँ है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, जाना चाहिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनका स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन भी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो स्टेचुटरी बॉडी है, विमेन कमीशन तो स्टेचुटरी बॉडी है। शायद SC/ST कमीशन बहुत पहले स्टेचुटरी बॉडी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, अब शायद उसको स्टेचुटरी बना दिया गया। तो इनको हर जगह जाना चाहिए, तब वो इवन हैंडेड जिसको कहा जाता है वह लगते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और स्वाभाविक है कि जो केंद्रीय नेता, यहाँ तक खबर आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं और वो कहीं दूसरी जगह रहेंगे और संदेश खाली की महिलाओं उनके सामने बुलाया जाएगा। अब उन पर आरोप लगते रहे हैं, राजनीतिक रूप से आरोप लगते रहे हैं और आशा भी की जाती है कि मणिपुर जाते, वो नहीं गए। अब उनकी अपनी मर्जी, वो कहाँ जाना चाहे नहीं जाना चाहे, देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान होना चाहिए। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम लोग तो प्रशासन में रहे हुए लोग हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इवन हैंडेडनेस होना चाहिए। अब हुआ क्या, जो जिस सवाल पे मैं अपनी बात रखने वाला हूँ प्रशासन के बारे में, कि जब बीजेपी के जो नेतागण हैं, उसमें MP भी शामिल हैं, सुरेंद्र अधिकारी तो हैं ही, जब ये लोग जा रहे थे तो दुर्भाग्यवश सुकांत मजुमदार नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनके ऊपर पुलिस ने संभवतः रोकने की कोशिश की और शायद उनको चोटें आ गई और उन्होंने आनन फानन में जो संसद की प्रिविलेज कमेटी है उसके लिए माननीय जो अध्यक्ष हैं वहाँ पे लोकसभा के, उनको चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उस जिले के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस भेजी। और आनन फानन में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुरंत वहाँ से बुलाहट भी आ गया, समन्स आ गया, नोटिस आ गई, 4-5 दिनों में ही आ गया। इतना तेज़ी के साथ वहाँ पर काम हुआ। सारे मामलों में होना चाहिए, लेकिन जो एनीवे वो तो माननीय स्पीकर और संसद के अपने निर्णय की बात है। अभी जो ऑफिसर्स हैं ये तो घबराए, क्योंकि 2 पार्टों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी स्टेट में TMC है, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग रूलिंग पार्टी है, और उन पर आरोप लगता रहा कि तुम भी इवन हैंडेड नहीं हो, जस्ट और फेयर नहीं हो, क्योंकि तुम जो है सो सरकार के, वहाँ की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, इसीलिए तुम इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हो। 144 लगा के रखा हुआ है और अभी तक उस शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया गया। हालांकि आज एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, जो उस TMC के जो महासचिव अभिषेक बनर्जी नाम के एक सज्जन हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के संभवतः भतीजा बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ही शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट कर रखा है,
अगर प्रोटेक्शन हट जाए तो हम इसके ऐसी की तैसी करके पकड़ कर डाल दें। लेकिन लोगों को लग रहा है कि साहब ऐसा नहीं है, वो कहीं बांग्लादेश भाग गया, कहाँ भाग गया, कैसे भाग गया, और जो ज़मीनें उसने ज़बरदस्ती अपने लोगों के द्वारा हथियाई हुई है वो लौटाया नहीं शायद गया अभी तक, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह किए होगा कि भाई पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे वगैरह वगैरह, नहीं जानता कि कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी का एक टॉप तबका है, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी, वे इस पूरे के पूरे दो पार्टों के बीच में फंस गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टों के बीच फंस गए हैं। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि उन्हें भी बिल्कुल फेयरनेस दिखलानी चाहिए, इसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है और ब्यूरोक्रेसी को काम करना होता है, लॉ इन्फोर्समेंट को काम करना होता है। उन्हें ये एंटिसिपेट करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका क्या रुख होगा, उसके एजेंसीज का क्या रुख होगा, और उस दो पार्टों के बीच में तुम फंसोगे तो तुम्हारी क्या स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये भी चले गए और वहाँ पर स्टे हो गया है अपीयरेंस, लेकिन कौन जानता भविष्य में उनको परेशानी हो और वहाँ जाना पड़े। मैं स्वयं भुगत चुका हूँ। मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर था, वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी, और हालांकि केंद्र में उस समय उनके दल की सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक झूठा आरोप मढ़ के और मुझे मेरे खिलाफ भेज दिया था। खैर वहाँ से नोटिस आई थी, हो सकता है उनके दल की सरकार होती तो मुझे भी समन करने के लिए नोटिस आ जाती, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे एक नोटिस आया था और स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मांगा गया, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो मैंने जो उनसे मेरी बातचीत हुई थी वो बातें बता दी थी और स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया था। अलग बात है कि तत्कालीन मुख्य सचिव एक सज्जन थे जो मानते थे कि मुझे बचाया नहीं जाना चाहिए, मुझे मतलब मेरा गला काट देना चाहिए। होता रहता है, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में हो कि साहब देखिए इनको तो बड़ी चोटें आई थी और इन्हीं के इशारे पे सब कुछ हुआ है। तो ये जो पार्टों के बीच फंसे हुए हैं, इनका दायित्व तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको हर दिन मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जन शिकायत शिविर लगाए गए हैं, उसमें हर एक दिन का रिपोर्ट नेशनल मीडिया पर देना चाहिए, चैनलों पर देना चाहिए। अभी तो सारे चैनल भी गोदी मीडिया हो गए हैं, तो ऐसी दशा में उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सही चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन आप उनके लोगों को बुला करके, हम सब ने प्रशासन में ऐसा किया है, अगर कोई भ्रामक खबर आ जाती तो हम जो है सो उसका खंडन डेली करते हुए, आपदा प्रबंधन में था तो हम तो डेली, अगर कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो हम जान माल की क्षति से लेकर के क्या गवर्नमेंट कर रही है सारी चीज़ें डेली बेसिस पे ब्रीफ करते थे कि ऑफिसर को हमने डिप्यूट कर रखा था इस सब चीज़ों के लिए। तो ये नॉर्मल ढंग से किया जाता है। ये सचिवालय में भी हो सकता है और जिला लेवल पर भी हो सकता है, डीपीआरओ का पद बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी के लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इस तरह का अन्याय करने में, जुल्म करने में, उनको धर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना चाहिए। महिलाओं के साथ जुल्म कोई मजाक चीज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मणिपुर में नहीं हुआ तो हम यहाँ कैसे करेंगे। करना है। हालांकि बड़ा और भी दुखद है कि इस पूरे मामले को जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं बंगाल में, उन्होंने शेख शाहजहां के कारण इसे कम्युनल कलर भी देना शुरू कर दिया। भी भीषण गलत है। एक व्यक्ति, उसके साथ जो दूसरे लोग हैं वे मुस्लिम समुदाय के नहीं हैं, लेकिन आप ये स्टीरियोटाइप चला रहे हो, ये बहुत गलत है। और गोदी मीडिया में भी मैं तो देखता नहीं, पर सुना है कि इस तरह के ही नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। तो ये तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में वहाँ कम्युनल टेंशन भी होगा और कम्युनल पोलराइजेशन भी होगा। चुनाव का भी समय आने वाला है और फिर पूरे बंगाल में इस चीज़ को कोशिश होगी कि ले जाया जाए ध्रुवीकरण को और नफरत को। इसलिए प्रशासन को इवन हैंडेड होकर के काम करने की आवश्यकता है ताकि जस्टिस होना चाहिए। अब अगर शाहजहां को हाईकोर्ट के आदेश से, जैसा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो हाईकोर्ट जाना चाहिए और जा करके उसको वैकेट करवाना चाहिए। और वैकेट करवाने के बाद अगर हाईकोर्ट से नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। एक अपराधी जिसके बारे में तमाम महिलाएं बता रही हैं, खुले कैसे घूमेगा? और इस बीच तो भाग गया होगा, अब नेपाल भाग गया होगा कि बांग्लादेश, वो तो चिकन नेक का जुड़ा हुआ है, तो कहाँ भाग गया होगा कौन जानता है।
तो उसकी जब्ती कुर्की करनी चाहिए। सीआरपीसी में प्रावधान है चल संपत्ति अचल संपत्ति की जब्ती कुर्की करनी चाहिए और इस प्रकार उसे मजबूर कर देना चाहिए। और ये प्रशासन कर सकता है। अगर प्रशासन मुंह देखेगा कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग का या जहाँ पर भी सचिवालय चल रहा है सत्ताधारियों का, तो नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं और 50 तोहमत लगेगी तुम्हारे ऊपर। हमने पहले भी देखा हुआ है, एक मुख्य सचिव ने माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो बैठक कर रहे थे वो नहीं गए तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। अरे तुम्हारा पहला फर्ज बनता है, यदि प्रधानमंत्री किसी मीटिंग में बुला रहे हैं तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हारी मुख्यमंत्री नहीं मानती है तो उनको समझाने की कोशिश करो, नहीं मानती है तो छोड़ो, क्योंकि तुम ऑल इंडिया सर्विस के लोग हो और तुम्हारे दोनों कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है और बाकी प्रमोशन और ट्रांसफर का यहाँ पे होता है। तो तुम ट्रांसफर के डर से सत्य और न्याय का पथ मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो तुम्हारी दुर्दशा पहले से भी हो रही है और लगातार होती रहेगी मित्रों। इसलिए संदेश खाली का संदेश यह है कि ये प्रशासन का भी फेल्योर है। ये सत्ताधारी दल का अगर कोई गुंडा सड़क पर खड़ा होकर छुरा दिखा रहा हो तो उसको अरेस्ट करने के पहले क्या पुलिस पूछेगी किसी से? सुनने में तो ये आ रहा है, जो अखबारों में आ रही है खबरें वो ये आ रही हैं कि जब इसके पहले महिलाएं वहाँ जा करके या जिनकी ज़मीनें कब्जा कर ली गई हैं नाजायज़, वे जाके पुलिस थाने में शिकायत करते थे तो होता था जाओ उसी शेख साहब जाके वही तय करेगा मसले को। क्या तमाशा है। इसलिए मित्रों मैं पीड़ा भी आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। प्रशासन को कोई भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे दिल्ली में हो चाहे राज्यों में हो, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उस संविधान की परवाह करनी चाहिए, कानून की परवाह करनी चाहिए, जस्टिस की परवाह करनी चाहिए, फेयरनेस की परवाह करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो उसी दो पार्टन के बीच में फंस जाएंगे। मुझे यही कहना था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।